वेलकम इन यूट्यूब चैनल एमिनेंट इंस्टीट्यूट। आपका टॉपिक चल रहा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का आज पार्ट 3 है। तो इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं आप उसको जाइए देखिए। आज हम कुछ नया शुरू करेंगे, इसी का आगे लेके चलेंगे। तो पहले छोटे टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, लिंकेज है, ठीक है। तो ये सारा वर्ड मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज तो आपको बता भी चुकी हूँ एक दो बार। तो लिंकेज क्या होता है? जब आपके कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और साथ में ही नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन क्या है इसका? देखिए, जब आपका लिंकेज होगा तब आपका रिकॉम्बिनेशन कम होगा। लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम, लिंकेज कम तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर ये लिंकेज होगा तब इसके साथ क्या होगा और लिंकेज नहीं होगा तब क्या होगा, ठीक है। देखिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में अगर आप कैरेक्टर्स के बीच में लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी अगर लिंकेज है तो। अगर लिंकेज नहीं है, लिंकेज और ये मैं कैसे कह रही हूँ, देखो यहाँ पे मान लो ये आपके दो कैरेक्टर्स हैं, ए बी हैं, ठीक। ये पास में है, ये लिंकेज है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? लिंकेज शो हो रहा, ठीक। अगर ये दूर है, यहाँ पे ए है, इस कॉर्नर में बी है, तो यहाँ पे ये लिंकेज नहीं है, नो लिंकेज है। तो आपका जो रिकॉम्बिनेशन है, मतलब जुड़ने के जो चांसेस हैं इसमें कम है। इन दोनों के बीच में आपके नहीं जुड़ सकते क्योंकि ये खुद ही आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम पास में हैं, सटे हुए हैं, एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। मतलब कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना, लेस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी या नल के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? इसमें यहाँ पे नो लिंकेज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? मोर फ्रीक्वेंसी फॉर लिंकेज, है ना। तो मोर फ्रीक्वेंसी फॉर रिकॉम्बिनेशन। तो विदाउट लिंकेज आपका क्या होगा? मोर फ्रीक्वेंसी फॉर रिकॉम्बिनेशन होगा। और जब आपका ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा? डिफर इन प्रोजेनी होगा। क्या होगा? डिफर इन प्रोजेनी। प्रोजेनी या आपकी जो नई जनरेशन बनेगी वो क्या होगी? डिफरेंट बनेगी, थोड़ा अलग होगी, उसमें वेरिएशंस होगी, ठीक है, वेरिएशंस होंगे। और अगर आपका लिंकेज है, मतलब ये वाला सिस्टम है, तब क्या होगा? तब पेरेंटल लुक आएगा, ठीक है। तब क्या होगा? पेरेंटल लुक आएगा। वेरिएशंस क्या हो जाएंगे? यहाँ पे कम हो जाएंगे जब आपका लिंकेज रहेगा। लिंकेज जब रहेगा तब क्या होगा? वेरिएशंस कम होंगे, ठीक है। तो ये आपका एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का आइडिया हो गया। जब आपका लिंकेज है तब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपका कम होगा, वो नहीं, अगर लिंकेज नहीं है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे। जो आपकी नई ब्रीड बनेगी, नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे, उसमें वेरिएशंस ज़्यादा आएंगे जब रिकॉम्बिनेशन आपका ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। एक हम वर्ड होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम। क्या? होमोलॉगस क्रोमोसोम और हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं, देखिए, जिसमें आपके जीन के सीक्वेंस जो हैं, दो आपके क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं, तो अगर दोनों में आपके जो जीन सीक्वेंस है वो सिमिलर है, एक ही जैसे आपके जीन सीक्वेंस है, मतलब जो पोजीशंस है आपके जीन्स की, जो सीक्वेंसिंग की पोजीशंस है जैसे ऐसी है, तो इसमें भी ऐसी है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? होमोलॉगस हो जाएगा। सिमिलर आपका सीक्वेंस है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में जो है, जो जीन की सीक्वेंस है वो क्या है? सिमिलर है। किसमें? होमोलॉगस में। जबकि हेट्रोलॉगस में क्या हो जाएगा? आपकी जीन की वो जो आपकी जीन की सीक्वेंस है वो सिमिलर नहीं होगी, अरेंजमेंट जो है वो आइडेंटिकल नहीं होगा हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स ये हो गया। होमोलॉगस में आपकी जीन सीक्वेंस का सीक्वेंस सिमिलर होंगे, हेट्रोलॉगस में नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, डिससिमिलर होंगे, ठीक है। जेनेटिक के अंदर एक हमें बहुत ज़रूरी टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, हमें पता ये होता है ना
कि हमें कैसे पता चले कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ये हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, अपने में तो चलिए हमें विजिबल है, अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का नहीं पता है या हमें पता करना है तो कैसे पता चलता है। देखिए आपका जो क्रोमोसोम है उसमें ह्यूमंस में कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है ना, 23 पेयर मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम हुए। ठीक है, तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। उसमें हमारे पास क्या है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसको भी हम डिवाइड करते हैं ऑटोसोमल में और एलोसोमल में। ठीक है, जोमल। ठीक है, तो जो ऑटोसोमल है उसमें कितने पेयर आते हैं, 22 पेयर आते हैं, जो मेल फीमेल में बराबर होते हैं, उनकी जो सीक्वेंसिंग है वो सेम है। ठीक, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो एलोसोमल क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो ये एलोसोमल जो है उनका क्या, उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ एक पेयर, 23 है ना, तो 22 तो इधर चले गए, तो एक पेयर बचा, तो कितने क्रोमोसोम हो, मतलब हो जाएंगे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो 2 क्रोमोसोम कौन से होते हैं, मेल्स में XY होता है, फीमेल्स में XX होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या पता चलता है, ये एलोसोमल क्रोमोसोम से ये आपका सेक्स आपको बताता है, सेक्स, इसी से आपका डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि आप मेल बनोगे कि फीमेल बनोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक पेयर है ये क्या बनाएगा, मेल बनाएगा, ये फीमेल बनाएगा। तो अगर आपके देखिए पापा का ये आपका बना और मम्मी का ये बना, ठीक है, ये है आपके मम्मी, ये है आपके पापा, इनसे गैमेट क्या बनेगा, एक X बनेगा, एक Y बनेगा, मम्मी से दोनों XX बनेगा। ठीक, तो इसका अगर हम पनेट स्क्वायर बनाए तो कैसे, ये इसका इधर का हो गया, ठीक, ऐसे, तो यहाँ पे हम मम्मी का लिखेंगे ये वाला, ये जो है आपका फीमेल का होता है, इधर का हम पापा का लिखेंगे। तो जब ऐसे हम करते हैं तो क्या चांसेस हुए, जब ये दोनों क्रोमोसोम मिले तब लड़की बनेगी, जब ये दोनों मिले तो लड़का बनेगा, जब ये दोनों मिले तब ये लड़की बनेगी, जब ये दोनों मिले तो लड़का बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, 50% चांस है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो 50% चांसेस होते हैं कि आप क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे। तो यहाँ से देखो आपका मम्मी से तो दोनों गैमेट क्या आ रहे हैं, X ही आ रहे हैं, पर पापा से 2 तरह के गैमेट आ रहे हैं, X और Y आ रहे हैं। मतलब कि देखिए अगर ये X है इससे जुड़ेगा तो यही बनाएगा। ठीक, यहाँ से तो मम्मी X ही दे रही है, पापा क्या दे रहे हैं, Y दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। मतलब किसका गैमेट डिसाइड कर रहा है कि आप मेल हो फीमेल, पापा का डिसाइड कर रहा है। पापा का X आ गया तो आप फीमेल बनोगे, पापा का Y आ गया तो आप मेल बनोगे। तो आपका सेक्स डिटरमाइनिंग आपका कौन सा क्रोमोसोम होता है, XY होता है। XY पेयर क्या है, आपका सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम पेयर है, और वो किसका है, मेल का है। मतलब अगर आपको पता करना है कि आप मेल हो फीमेल हो, वो किस रिस्पॉन्सिबल कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, किसके होते हैं, वो मेल के होते हैं, फादर के होते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि मम्मी लोग के ऊपर नहीं डिपेंड करता, पापा लोगों के क्रोमोसोम्स डिपेंड करते हैं कि आप मेल बनोगे कि फीमेल बनोगे। ठीक है, देखिए इसमें भी बहुत से, आपको मैंने पहले ही बताया था कि सब जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ज़रूरी नहीं है सबके में 23 पेयर हो, सबके अलग अलग पेयर्स होते हैं। तो जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसमें देखिए ह्यूमन और जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला और ह्यूमन दोनों का क्या होता है आपका सेक्स डिटर्मिनिंग क्रोमोसोम, XX ये फीमेल हो जाएगी और ये XY मेल हो जाएगी। ये आपका किस में होता है, ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में, ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। पर सब में ऐसा नहीं होता, जैसे आपकी बर्ड्स हो गई, बर्ड्स का मैं बता देती हूँ, एक आपका ग्रास ऊपर हो जाता है, ठीक है, देखिए इसमें आपको अलग आपको अरेंजमेंट मिलेगी। जो आपके क्रोमोसोम अरे इसमें है आपका XX है, XY है, ये फीमेल है मेल है ना, तो सब में ऐसा नहीं होता। आपके बर्ड्स में क्या हो जाएगा, बर्ड्स में आपको ZW
हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, ZZ हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, जो अलग था वो मेल था, यहाँ पे ये आप जो अलग था यहाँ पे मेल था, बर्ड्स में वो फीमेल हो जाएगा और जो होमोजाइगस है वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। उल्टा हुआ ना। तो ये आपको अरेंजमेंट याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ सकते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ह्यूमंस में तो जब XY रहता है तब मेल रहता है, तो बर्ड्स में भले ZW कर दिया है पर ये तो डिसिमिलर है, हेट्रोजाइगस है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, मेल करेंगे। नहीं, यहाँ पे बर्ड्स में यही डिफरेंट है कि जो आपका होमोजाइगस है वो मेल होगा और जो हेट्रोजाइगस है वो क्या होगी, फीमेल होगी। ठीक, ये किस में होता है, बर्ड्स के कंडीशन में होता है, और इसमें उल्टा है, जब होमोजाइगस तब फीमेल, हेट्रोजाइगस तब मेल, किसमें, ह्यूमंस में। ठीक, जो ग्रॉस हुपर है, ग्रॉस हुपर का और महान है। ग्रॉस हुपर की जो मेल है, फीमेल है वो तो ठीक है, ये जो फीमेल है उसका आपका इसी से है, ह्यूमंस के जैसे ही ग्रॉस हुपर में, पर मेल्स में एक आपका कम हो जाता है। आप इसको X0 पढ़ो या XO पढ़ो, ठीक, इसमें आपका एक कम हो जाता है, ये आपका क्या है, मेल है, तो यहाँ पे आपका एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसमें, आपके ग्रॉस हुपर में एक आपका कम हो जाएगा। तो ये आपका सेक्स डिटरमिनिंग आपके हो गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ह्यूमंस में मेल का आपका हो गया, बर्ड्स में क्या हो जाएगा, फीमेल का डिसाइड करेगी ना, क्योंकि इसके तो सारे गैमेट क्या बनेंगे, Z बनेंगे, पर डिफरेंट गैमेट किस में बनेंगे, ZW, ये फीमेल में बनेंगे। तो बर्ड्स में सेक्स डिटरमाइनिंग कौन होगा, फीमेल होंगी, और ह्यूमंस में कौन होगा, मेल होंगे। और ग्रास हुपर में आप बताओ, ग्रास हुपर में भी आपका देखिए ये है ना, देखिए यहाँ से तो आपके हमेशा X ही आएगा, जब यहाँ से आपका नहीं आया, X आया तो आपका फीमेल बनेगी, जब अगर नहीं आया तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो ग्रास हुपर में भी आपका मेल सेक्स डिटरमाइनिंग होगा। तो इतनी चीज़ें आपको सेक्स डिटरमाइनिंग में पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए DNA फिंगरप्रिंटिंग हम करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्यों होती है, DNA फिंगरप्रिंटिंग हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए होती है। ठीक, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग ज़रूरी भी है, पर उससे नुकसान भी होते हैं। जो उसमें आपके केमिकल यूज़ होते हैं ना, वो आपके म्यूटाजेंस के तरह भी काम कर देते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं। तो ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग से हमें जब ज़रूरत होती है अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जानने की, तो हम क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं, DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए किसी की भी। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमें बहुत जानना पड़ता है, कब, जब हमें डिसऑर्डर हो जाए, जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनको हमें जानने के लिए कि कौन सा डिसऑर्डर हमें हुआ है, विजिबल है तब तो ठीक है। बच्चों में अगर कुछ ऐसा है जिसे हमें नहीं पता चल रहा तो हम क्या करेंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, या हमारा पेरेंटल, हमारे फोर फादर, ये सब हमें जानना है कि हमारे कौन पापा हैं, तो वो हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता है। बहुत बार आप देखते हो टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में, ये आपको बताते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग से, हाँ पता चल गया, DNA हमने ले लिया, अब पता चल जाएगा कि हाँ तुम मतलब हमारे पापा आप हो कि आप हो ना, इस तरह। तो ये DNA फिंगरप्रिंटिंग हमारी प्रोसेस हो गई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जानने की। ठीक है, तो आज का हम अभी सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के सेशन में हम म्यूटेशन पढ़ेंगे। म्यूटेशन का मैं आपको सिंपल थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और हम नेक्स्ट आपके सेशन में करेंगे। देखिए म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन आपका चेंजेस लाता है, वेरिएशंस लाता है। म्यूटेशंस की ही वजह से देखिए एक तो आपका वेरिएशन हो जाता है जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब आपके मम्मी पापा का मिला और उसमें आपका रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, तो आपका क्या आ गया, चेंजेस आ गया। जो म्यूटेशन है, कभी कभी म्यूटेशन से आपको क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाती है, डिसऑर्डर कॉज हो जाती है। तो म्यूटेशन आपके लिए क्या है, बहुत हार्मफुल होता है। म्यूटेशन में आपको क्या होता है, कभी कभी पॉइंट म्यूटेशन होता है जो जीन में होगा। देखिए पॉइंट म्यूटेशन में क्या क्यों कह रही हूँ, कौन सा कह रही हूँ, एक पॉइंट म्यूटेशन, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल। ठीक है, तो जो पॉइंट म्यूटेशन है उसको हम जीन म्यूटेशन भी कहते हैं। क्यों पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको आज की स्टार्टिंग की सेशन में बता दिया था कि जीन क्या है, आपका बेसिक यूनिट है। ठीक, तो बेसिक यूनिट में अगर आपका म्यूटेशन आ रहा है तो वो थोड़ा मतलब
छोटे पॉइंट का होगा, थोड़ा कुछ चेंजेस आएगा तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। चेंजेस थोड़ा आ रहा है पर जरूरी नहीं उसका आउटकम भी थोड़ा हो, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है आपके जीन म्यूटेशन से भी। पॉइंट म्यूटेशन हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि कहाँ आपके म्यूटेशन आ रहा है, जीन पे आ रहा, जीन आपकी सबसे छोटी इकाई इसलिए हमने पॉइंट म्यूटेशन कह दिया है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है कि आपका पूरा क्रोमोसोम ही अफेक्ट हो जाए, है ना। जीन आपका छोटा सेगमेंट है और बहुत से कलेक्टिव जीन्स को हम क्या कह देंगे, क्रोमोसोम कह देंगे। तो क्रोमोसोम के अंदर कई सारे जीन हो सकते हैं, तो जब आपका क्रोमोसोम पूरा अफेक्ट हो जाए तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा। जब आपका जीन में म्यूटेशन आए तो वो क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन होगा। तो देखिए जीन म्यूटेशन में आपका क्या हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकती है, आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है। रिप्लेसमेंट आपका कैसे हो जाएगा, देखिए जीन म्यूटेशन में अगर आपका रिप्लेसमेंट हो रहा है मतलब आपका ये आपकी अरेंजमेंट है, ठीक, आपका कोई ये जीन है जिसका ये कोड है, वहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोटाइड या आपके जो है वो चेंज हो जाएंगे, आपके जो बेस है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आपका टी लग गया, यूजी ये सेम है, तो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। एडेनिन आपका थायमिन से रिप्लेस हो गया, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये आपके होते हैं ना, तो आपका जो एडेनिन है वो आपका थायमिन से जब चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो गया, किसमें हो गया, जीन में हो गया, ठीक। और क्या हो जाएगा, इसमें आपका एडिशन हो जाता है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है। तो एडिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आके जुड़ गया, सब्सट्रैक्शन क्या हो गया कि ये आपका एक पूरा हट गया, AUG था बन गया, नहीं रुके, AUG है जब आपका तो ये क्या बन जाएगा, AG बन गया, यहाँ वाला गायब हो गया, तो ये सब्सट्रैक्शन हो गया, माइनस हो गया। और एडिशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे AUG तो है, यहाँ पे भी AUG है, यहाँ पे आके आपका T भी जुड़ गया, ठीक, T जुड़ गया या मान लो C कुछ भी आगे जुड़ गया, मतलब एक और कुछ जुड़ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी अरेंजमेंट हो जाएंगी, ये आपका AUG मतलब U तो आपका यूरेसिल हो गया, उसकी बात करें RNA की पर हो गया। आप इतना समझो ATG कुछ भी आपका ऐसे अरेंजमेंट है तो उसका क्या बन गया, AT यहाँ पे C बन गया, यहाँ पे G बन गया। एडिशन में क्या होगा, ATC है तो यहाँ पे ATCG भी आके जुड़ गया, बीच में कहीं जुड़ गया, ATC से अगर आपका AC बस बचा तो आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, ये आपका जीन म्यूटेशन में हो गया। ऐसे ही क्रोमोसोमल म्यूटेशन में भी हो जाएगा क्या, अगर कभी कभी होता है तो क्रोमोसोम देखिए आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, 46 टोटल क्रोमोसोम है, तो कभी कभी चेंज हो जाते हैं, किसमें, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर में ही चेंज हो गया। तो 46 है टोटल तो कभी 45 हो गया या 47 हो गया, बढ़ गया या घट गया, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, आपके क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, तो स्ट्रक्चर में कैसे चेंज आएगा, स्ट्रक्चर में आपके ऐसे ही चेंज आएगा, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा, देखिए ट्रांसलोकेशन हो जाएगा या इन्वर्जन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, इस तरह का अगर कुछ होता है आपका, डिलीशन होता है, डिलीट होगी, जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ है तो यहाँ पे क्या आपके क्रोमोसोम में डिलीशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन, सेम बन गया कोई चीज़, तो वो क्या हो जाएगा, आपके क्रोमोसोम में हो जाएगा, वो उसका स्ट्रक्चर आपका चेंज कर देगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपका चेंज कर देगा और यहाँ पे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ या घट जाएंगे क्रोमोसोम्स में, तो ये आपका म्यूटेशन हो गया। अब तो देखिए म्यूटेशन, अब पढ़ ही रहे म्यूटेशन तो इसका आगे का भी कर लेते हैं। म्यूटेशन कॉज किसके कारण होता है, म्यूटेशन आपका कॉज होता है म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या है, म्यूटाजेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका म्यूटेशन कॉज करने के लिए, ठीक है। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, म्यूटाजेंस, ठीक, जो जिनके कारण म्यूटेशन होता है उनको हम क्या कह देते हैं, म्यूटाजेंस कह देते हैं। तो म्यूटाजेंस कितने टाइप के हो सकते हैं, एक आपका फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल आपका म्यूटेजेंस हो सकते हैं। तो फिजिकल सिंपल क्या हो जाएगा, आपको हीट या रेडिएशन के कारण आपको चेंजेस आ जाता है, किसमें, म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है, आपके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ जाता है। इसीलिए आपको कहा जाता है आप ज़्यादा हीट या रेडिएशन आप नहीं झेल सकते हो, क्योंकि वो आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, डिसबैलेंस कर देता है। देखिए
एक यहाँ से थोड़ा ऑफ टॉपिक की मैं बात करूँगी। हिरोशिमा जो आपका ब्लास्ट हुआ था उसमें बहुत से लोग अफेक्ट हुए, और उसके जब वो ब्लास्ट हुआ था उस टाइम पे जो लोग अफेक्ट हुए वो तो बात अलग है, उसके बाद भी बहुत टाइम पीरियड तक बहुत फर्दर जनरेशन्स वहाँ की क्या थी आपकी, मतलब उनमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो डिसफिगर्ड हो रहे थे, बहुत सारी आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स उनमें आने लगी थी, जेनेटिक डिसऑर्डर होने लगे थे। क्यों होने लगे थे? क्योंकि वहाँ जो ब्लास्ट हुआ उससे इतना अफेक्ट हुआ कि वहाँ के जो लोग थे उनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में चेंजेस आ गए। मतलब जो सबसे मतलब एक छोटी चीज़ है जिसमें जल्दी आपको चेंजेस नहीं आते, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं आते, पर जब एबनॉर्मल कंडीशन हो गई, आपका ब्लास्ट हो गया, हिरोशिमा इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, तो उसकी वजह से इतनी चीज़ें अफेक्ट हुई, आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट हुए, उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ गए, सीक्वेंसेस चेंज हो गए, जो हर मतलब जनरेशन में जो पास हो रहे हैं, तो सारे जनरेशन में जो आपके जेनेटिक मटेरियल हैं उसमें आपको पास कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसीलिए आपके जो हीट, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी आपका क्या अफेक्ट कर देती हैं, म्यूटेशंस कॉज करती हैं और म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, म्यूटेशन हो गया, उसके कारण आपको क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, सिंड्रोम्स हो जाएंगे। ठीक, तो आपका ये फिजिकल म्यूटेशंस हो गए। केमिकल म्यूटेशंस कैसे हो जाएंगे? देखिए, डीएनए रिएक्टिव केमिकल वगैरह जैसे हम जब यूज़ करते हैं या मेटल आयन यूज़ करते हैं, बेस एनालॉग, जैसे डीएनए आपका जो एक्टिव, ये रिएक्टिव आपका जो है केमिकल है वो क्या है, बेस एनालॉग है। तो इसका मैं क्या बताइए, एक फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और बायोलॉजिकल हो सकता है। ठीक, तो केमिकल में थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बेस एनालॉग यूज हो रहे हैं या मेटल आयन यूज हो रहे हैं, डीएनए रिएक्टिव केमिकल बेस एनालॉग में यूज हो रहे हैं, तो तब वो क्या कॉज करेंगे, म्यूटाजन, वो एज अ म्यूटाजन एक्ट करेंगे और म्यूटेशन कॉज करेंगे। ठीक, फिजिकल का सिंपल है, हीट, रेडिएशन या ऐसी कोई एबनॉर्मल कंडीशन आपकी बन जाती है, जैसे आप, वही मैंने ब्लास्ट का एग्जांपल दिया ना, तो उसमें आपको इतना रेडिएशन आया, इतना हीट आया, आपकी पूरी बॉडी आपकी अफेक्ट हुई है, जेनेटिक मटेरियल अफेक्ट हुआ है। लाउड म्यूजिक, आप बहुत ज़्यादा, मतलब लाउड म्यूजिक की बात नहीं जो आप सुनते हो उतना नहीं, अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज सुन लेते हो जो आपको बियरेबल नहीं है, उससे भी आपका क्या हो सकता है, म्यूटेशन कॉज हो सकता है। ठीक है, तो रेडिएशन के अंदर आ जाएगा वो सारी चीज़ें। तो बायोलॉजिकल में क्या आएगा, देखिए, कुछ वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो म्यूटेशन कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझना है म्यूटेशंस क्या होते हैं, म्यूटेशन कॉजेज म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन किस में, आपके जेनेटिक मटेरियल में, म्यूटेशंस कॉजेज म्यूटेशन इन योर जेनेटिक मटेरियल, जिससे आपको क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएंगे, सिंड्रोम्स हो जाएंगी, कुछ कमी आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हमने अभी क्या पढ़ा था कि आपके ये है ना, आपका पॉइंट जीन हो म्यूटेशन होगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखिए, इससे बहुत सारी डिसीजेज आपकी जुड़ी हुई हैं, ट्रांसलोकेशन हुआ, इन्वर्जन हुआ, आपका डुप्लीकेशन हुआ, डिलीशन हुआ ना, तो इससे बहुत सारी आपकी डिसीजेज हो जाती हैं। तो डिसीजेज पढ़ने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस हम करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, आपके पूरे एंसेस्टर्स जो हैं इन सब का हम क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। ठीक, तो पेडिग्री एनालिसिस हेल्पफुल किस में होता है, आपको जानने में, जो आपके डिसऑर्डर्स हुए हैं उसका पैटर्न जानने में। तो पैटर्न हम कैसे जानेंगे, ये समझते हैं। देखिए, आपकी जो डिसऑर्डर है वो दो तरह से हो सकती हैं। ठीक है, आपके जो क्रोमोसोम्स है, मैंने अभी क्या बताया, ऑटोसोम होते हैं, एलोसोम होते हैं। तो जो ऑटोसोम से हुआ वो क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्या मैंने बोला, देखिए आपके जो 22 पेयर्स हैं, ह्यूमंस में 22 पेयर्स हैं, वो क्या है, ऑटोसोम है। तो ऑटोसोम से अगर ऑटोसोम क्रोमोसोम्स में चेंजेस आया तो वो क्या बनेगा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर बनेगा, ऑटोसोमल डिसऑर्डर बनेगा। और अगर आपका जो ये XX था और XY था, इसके X में होता है आपका चेंज। देखिए, ये मैं क्यों बोल रही, ये आपका एलोसोम एक पेयर होता है ना, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो फीमेल में XX, मेल में XY, पर आपका कॉज को, मतलब जो डिसऑर्डर होता है वो किसके कारण, ये X लिंक्ड वाले से होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों में है, और ये जो Y है ये तो आपके फीमेल में नहीं है, तो इसलिए हम Y को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम
एक्स को करते हैं, एक्स की वजह से आपका हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो हम इसको सेक्स लिंक्ड कहते हैं या हम क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड कहते हैं। एक्स लिंक्ड क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक्स वाला ले रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम ले रहे हैं, तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये आपके दो वो हो गए, रीजन हो गए कौन, मतलब क्रोमोसोम कॉज करने के। ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा ऑटोसोम क्रोमोसोम से, सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा आपके इस क्रोमोसोम से, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम से, जो आपके एक्स 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 वाई होते हैं उसमें एक्स वाला जो होगा वो कॉज करेगा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हमें एक चीज पढ़ने को मिलती है, रेसेसिव और डोमिनेंट। रेसेसिव डोमिनेंट आपका पीछा शुरू से नहीं छोड़ रही है जेनेटिक में। ये रेसेसिव डोमिनेंट क्या करेंगे, हमें ऑटोसोमल डिसऑर्डर है कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है कैसे पता चलेगा, तो इसीलिए मैंने बोला जो पेडिग्री आपकी एनालिसिस है, क्या है पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में जब हम बनाते हैं उसका चार्ट, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उसमें जनरेशन्स में आपके पेरेंट्स को थी डिसीज़ की नहीं थी, फिर वो डिसीज़ आई तो सिर्फ मेल में आई है सारी जनरेशन में, कि फीमेल को भी आई है, कि इक्वल पार्ट्स में आई है। ये हम पेडिग्री एनालिसिस के मदद से करते हैं। तो सिंपल आपको पेडिग्री एनालिसिस में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें आप सिर्फ इसका जो होता है फिगर जैसे बनाते हैं हम स्ट्रक्चर, तो ये आपका मेल को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर आपको सर्कल फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। जब आपका इन दोनों के बीच में लिंक हो गए तो मतलब इन दोनों के बीच में मेटिंग हो गई, इससे ऐसे जुड़ा है तो मतलब इसकी ऑफ स्प्रिंग हो गई। और अगर आपका जो स्क्वायर है वो या आपका जो सर्कल है ऐसे है, मतलब ब्लैक में है ना, तो वो क्या है, वो अफेक्टेड है किसी जिस डिसऑर्डर के लिए आप पेडिग्री एनालिसिस बनाए हो उस डिसीज से ये अफेक्टेड है, ठीक है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस में हम करते हैं, ठीक है। डोमिनेंट हम कब पढ़ेंगे, देखिए जब डोमिनेंट आपका होगा या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो वो कब होगा, जब हर जनरेशन में, जैसे हमने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है, ऐसे हमने बनाया, ठीक। तो यहाँ पे एक ये आपका था, फिर हमारा यहाँ पे ऐसे गया, फिर ऐसे हमने बनाया, ठीक। तो यहाँ पे जो एक बना, यहाँ पे एक बना, तो ये भी आपका अफेक्टेड है, इस जनरेशन में भी कोई अफेक्टेड है, यहाँ पे लड़के कर देते, ठीक है। तो ऐसे आपका अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ये हो गया, एक ये, तीन जनरेशन है ना, एक पेरेंट है F1 F2, तो इन तीनों में क्या है, एक एक कोई ना कोई आपका अफेक्टेड है। तो जब सारे मतलब जितनी आपकी जनरेशन पेडिग्री एनालिसिस में दिख रही हैं, जब सारे में कोई अफेक्टेड हो तो वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट ऑटोसोमल होगा या डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड, वो हम अभी बताएंगे कैसे होगा, इसको कैसे पता करते हैं। और रेसेसिव कब होगा, रेसेसिव मतलब मान लो यहाँ पे इसको था, इसको नहीं होता, ये सही रहता, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता, एक आपको यहाँ पे गैप आया ना, गैप आया तो वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव। यही तो हम पढ़ रहे हैं, जो डोमिनेंट है वो अपना कैरेक्टर कहीं नहीं छोड़ता, वो सारी जनरेशन में आएगा। हम F1 की बात करें, F2 की बात करें, सब में आएगा ना, आपका डोमिनेंट कैरेक्टर हर जनरेशन में आएगा। जबकि जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो आपका F2 जनरेशन में शो होता है, या मतलब F2 के बाद हो सकता है एक जनरेशन में ना शो हो, फिर दूसरे में शो हो, तो F2 के चांसेस कम होते हैं सारी जनरेशन में शो होने का, पर डोमिनेंट जो है वो तो पक्का है सारी जनरेशन में शो होगा। तो पेडिग्री एनालिसिस इसीलिए ज़रूरी होती है, जो लोग ये चेक करते हैं कि आपका ये कैसे आ रहा है, कैसे इनहेरिटेड हो रहा है, वो ऑटोसोमल रेसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि सेक्स लिंक्ड रेसेसिव है, ये आपके पेडिग्री एनालिसिस से पता चलता है। वो पूछते हैं कि आपके ग्रैंडफादर में किसी को था, फिर ग्रैंडफादर के बाद क्या फादर के पास किसी को ऐसी डिसीज थी, फादर के बाद क्या आपकी बहनों को आया या आपको आया। इससे हम क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करके डिसीज को हम क्योर करने के लिए ये सारे करते हैं, क्योंकि हमें जब पता चलेगा ये ऑटोसोमल है, रेसेसिव है कि सेक्स लिंक्ड है, तब ना हम करेंगे, क्योंकि जेनेटिक डिसीजेज हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर आ रही है ना, जीन्स की हम बात कर रहे हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं हम DNA फिंगरप्रिंटिंग करने लगे या पहले करने लगे, सबके थोड़ी ना मिलेंगे हमें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा, तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होगा, ये इसमें आपके 50% होंगे, मतलब ऑटोसोमल डिसऑर्डर यहाँ पे अगर आपकी एक मेल डिसऑर्डर हुआ है, तो देखिए टोटल जो हम पेडिग्री एनालिसिस बनाते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके मेल भी हुआ है और फीमेल भी हुआ है, यहाँ पे जैसे मैंने बनाया था एक मेल भी हुआ था, ठीक। तो हर जनरेशन में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेल है
तो इसमें फीमेल हो रहा है, नहीं 50-50 हो रहा है, 50 मेल को जा रहा है, 50 फीमेल को जा रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन में मेल है तो उस जनरेशन में फीमेल, तब क्या होगा ऑटोसोमल। जबकि सेक्स लिंक्ड में कैसा होता है कि अगर फर्स्ट जनरेशन में मेल को है तो सेकेंड जनरेशन में किसको जाएगा, फीमेल को जाएगा, फिर यहाँ से किसको जाएगा, मेल को जाएगा। ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सेक्स लिंक क्रिस क्रॉस का सिस्टम होगा। जब क्रिस क्रॉस आपको दिखे कि एक जनरेशन में मेल को है तो दूसरे जनरेशन में फीमेल को जा रहा है, फिर मेल को जा रहा है फीमेल को, तो वो आपका सेक्स लिंक्ड होगा। जब आपको ये दिखे कि नहीं यार ये तो इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल जा रहा है, यहाँ पे भी आप बना दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेल को था तो यहाँ पे दोनों को हो गया, मान लो यहाँ पे एक और बच्चा होता तो ये अफेक्टेड नहीं है, इन दोनों को है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दो ये हो गए, फिर यहाँ पे फीमेल को कर दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब मेल भी बन रहे फीमेल भी बन रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों भी बन रहे हैं, तो ये आपका ऑटोसोमल होगा। अगर दोनों को जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो ऑटोसोमल। अगर भेदभाव कर रहा है कि मेल है तो फीमेल को देगा, फीमेल है तो मेल को देगा, तो वो सेक्स लिंक्ड होगा, डोमिनेंट होगा। जब हर जनरेशन में जा रहा, रेसेसिव होगा। जब एक जनरेशन में यहाँ पे गैप हो गया, फिर नेक्स्ट जनरेशन में शो हो रहा है डिसऑर्डर, तो वो क्या होगा, रेसेसिव डिसऑर्डर होगा। ये किसकी मदद से पता चलता है, पेडिग्री एनालिसिस की मदद से पता चलता है, ठीक है। तो ये हो गया पेडिग्री एनालिसिस। देखिए अब हम कुछ डिसीजेस पढ़ लेते हैं, जैसे हमारा जो डाउन सिंड्रोम, अभी हमने क्या पढ़ा, ये रेसेसिव, ये सारी चीज़ें पढ़ी ना। इसी के बेसिस में आपको सिर्फ नाम याद करना है, मतलब जो मैं बता रही हूँ डिसऑर्डर सिंड्रोम्स, उसका नाम याद करो और ये पता होना चाहिए ऑटोसोमल रेसेसिव है कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले डिसीज का सारा नाम लिख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, ये सारी आपकी कुछ डिसीजेज हो गई, ठीक है। और पीक्यू, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया का मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है आपका। तो ये हमें कहाँ से पता चला, ऑटोसोमल रेसेसिव, पेडिग्री एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं। और ये ऑटोसोमल रेसेसिव क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। जब ऑटोसोमल मतलब जो ऑटोसोम आपके क्रोमोसोम्स है, जो आपके मेल फीमेल में दोनों में बराबर है, इक्वल है, उनकी सीक्वेंसिंग सेम है, सिमिलर है, तो क्या होगा, ऑटोसोमल होगा। यहाँ पे सेक्स लिंक नहीं है, मतलब एक्स क्रोमोसोम की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो डाउन सिंड्रोम है वो भी क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। ये भी क्या है, ऑटोसोमल है और क्या है, रेसेसिव है आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट आपका ये सिंड्रोम है, ठीक है। तो आप एग्जांपल देख सकते हो, ऑटोसोमल रेसेसिव का हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट का हो गया। ऐसे ही आपका पीक्यू का क्या फुल फॉर्म मैंने बताया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसका ऑटोसोमल ये रेसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया आपका क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव है। अगेन आपका क्या आ गया, ऑटोसोमल रेसेसिव आ गया। तो ऐसे ही आपकी इसमें कुछ डिसीजेस पढ़नी होती हैं। देखिए एक होता है क्लीनेफेल्टर जो डिसीज होता है, क्लाइनेफेल्टर या क्लीनेफेल्टर्स डिसीज जो हम बोलते हैं, फ्लैटर्स डिसीज, क्लीनेफेल्टर्स डिसीज, ये क्या है, डिसीज नहीं है, ये एक मतलब सिंड्रोम है। जो इसमें क्या होता है आपका, एक एक्स पेयर ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर होता है, 46 पेयर होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, 47 हो गया। और उसी तरह यहाँ पे जो टर्नर सिंड्रोम है, यहाँ पे आपका एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा फीमेल्स में, तो कितना बनेगा, 45 आपका क्रोमोसोम्स बनेगा। तो ये आप डिफरेंस याद कर सकते हो। ह्यूमंस में क्या होता है, 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जबकि आपका टर्नर सिंड्रोम में 45 पेयर क्रोमोसोम्स होगा, जो बनेगा ह्यूमन ही बनेगा। तो जो ह्यूमन बनेगा, आपकी फीमेल जो बनेगी 45 क्रोमोसोम्स कंटेन करेगी, और यहाँ पे जो ह्यूमन बनेगा उसके पास 47 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये सारी जो आपकी डिसीजेज हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिकल, हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया आपका डिसीज है, ये जब कॉज होता है तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपको चोट लगी
तो आपका ब्लड क्लॉटिंग होता है, तभी आपका खून कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। अगर आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो आपका ब्लड जो है कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। तो हीमोफीलिया उसी डिसीज को कह देते हैं जब आपका ब्लड फ्लो नहीं रुकता है, ब्लड क्लॉटिंग काम नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या है, जेनेटिक म्यूटेशन है, ब्लड क्लॉटिंग इसमें नहीं होती है, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाएगा इसमें, हीमोफीलिया में पॉइंट म्यूटेशन होगा। ठीक है, तो इतनी सारी मैंने आपको डिसीजेस बताई हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया है। तो म्यूटेशन आपको बहुत ही ब्रॉड ये टॉपिक है एक तरह का, इसमें आपको जीन म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन दिख जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर दिख जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, म्यूटेशन कॉज किसकी वजह से होता है, म्यूटेजेंस की वजह से कॉज होता है। म्यूटेजेंस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल में आपका हीट रेडिएशन हो जाएगा, केमिकल में आपका हो जाएगा बेस एनालॉग वगैरह हो जाएगा, और मेटल आयन हो जाएगा, बायोलॉजिकल में आपका हो जाएगा वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीजें हो जाएंगी। क्रोमोसोम्स में अगर आपका ट्रांसलोकेशन हो गया आपके कुछ पार्ट का, क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट का ट्रांसलोकेशन हो गया नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में, तो एक वो हो जाता है, एक क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो गया। मतलब आपका जो सीक्वेंसिंग है ATCGAU ऐसे हमने किया है, ठीक है, तो ऐसे किया है तो वो उल्टी हो गई कहीं पे सीक्वेंसिंग, यहाँ पे CG है तो यहाँ पे GC हो गई। ठीक है, तो जब ये आपकी सीक्वेंसिंग चेंज हो गई, ठीक है, क्रोमोसोम आपके बहुत सारे जीन्स को इंक्लूड करते हैं, तो एक दो जीन्स के पेयर्स का कुछ चेंज हो गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्जन हो गया, डुप्लीकेशन क्या हो गया, 2 कॉपीज आ गई आपके क्रोमोसोम्स की, तब क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो गया, डिलीशन हो गया, एक क्रोमोसोम हट गया, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम हट गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक क्रोमोसोम आपका एक्स्ट्रा आ गया। तो ऐसे ही हम ये पढ़ते हैं, जेनेटिक्स चैप्टर आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सबसे बढ़िया इसमें क्रॉसेस होते हैं, मेंडल के क्रॉसेस, वो अच्छे से पढ़ लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड हैं, मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट के बेस्ड हैं, और वो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत ज़रूरी है, उसको आप अच्छे से करो, लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।